हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं लिया है तो एक बार जाकर ज़रूर लीजिएगा। आज के आपके जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा समझने समझाने वाले हैं नहीं। बस क्वेश्चन देखना है, आंसर आपको करना है। मतलब क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध है। आपको बताना है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? क्या सती प्रथा से है? क्या दहेज प्रथा से है? क्या बाल विवाह से है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो शारदा एक्ट है, ये आया कब था? यानी कि अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ, 1829 और एक है आपका 1929। अब किस डेट को ये शारदा एक्ट आया था, ज़रा एक बार आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये जो आपका शारदा एक्ट है, ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। लेकिन अगर यहीं हम सती प्रथा की बात करेंगे, तो सती प्रथा में आपके नाम आ जाता है राजा राम मोहन राय का, ठीक? ये भी आपने इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था यूएनओ का हिस्सा नहीं है? कल जो हमारी बात हो रही थी, वो हमने जो भारत के हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, इनके बारे में बात किया था। तो कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, जिनको आज की क्लास में हम देख लेते हैं। आई थिंक हमने लगभग-लगभग हर एक संस्था को टच करने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि मैंने आपको हर एक संस्था के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बताया था। ठीक? तो जब हम बात करते हैं यूएनओ का पार्ट कौन-सा नहीं है, यूएनओ का हिस्सा कौन-सा नहीं है? क्या डब्ल्यूएचओ नहीं है? क्या आपका फाओ नहीं है? निन नहीं है या फिर यूनिसेफ नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका निन है, ये आपके यूएनओ का पार्ट नहीं है। निन क्या है? ये निन आपका कल ही आपने निन के बारे में पढ़ा है, ठीक? ये आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर आपने देखा था हैदराबाद में है। पहले इसकी स्थापना कुन्नूर में हुई थी। कुन्नूर शोध प्रयोगशाला के नाम से हुई थी। बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पर? हैदराबाद में, और वहाँ पर इसका नाम निन कर दिया गया। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन-सी राष्ट्रीय संस्था नहीं है? आईसीसीडब्ल्यू नहीं है, सीएसडब्ल्यूबी नहीं है, डब्ल्यूटीओ नहीं है या फिर निन नहीं है। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको इन चारों में से किसी एक संस्था के बारे में भी ना पता हो? हमें पता है। हमें इनका फुल फॉर्म पता है, इनकी स्थापना पता है, इनके कार्य पता हैं और हमें यही जानना भी है। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संस्था नहीं है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी। तो आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या आप हमें ये बताएँगे कि डब्ल्यूटीओ का संबंध किससे है? मतलब पोषण से है, स्वास्थ्य से है या विश्व व्यापार से है? किससे इसका संबंध है? ज़रा एक बार बताइएगा। अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा तो आप फुल फॉर्म लिख देंगे, उसी से पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है एलिना, क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया है। एलिना का संबंध है, एलिना का संबंध किससे है? क्वेश्चन आपका अधूरा है, बट क्वेश्चन आपका यही था, ठीक? एलिना का संबंध किससे है? क्या निप्सिड से है? क्या फाओ से है? क्या डब्ल्यूएचओ से है या फिर केयर से है? तो जब हम बात करते हैं एलिना की, तो इसका संबंध आपके डब्ल्यूएचओ से है। अब ये है क्या?
एलिना तो आपने नाम सुन लिया। अब ये लेकिन है क्या? अच्छा, एलिना से याद आया, एक हम एलिसा परीक्षण करते हैं और हमने ये क्वेश्चन भी पहले कर रखा है। तो क्या आप हमें बताएँगे कि एलिशा का संबंध किससे है? एलिना, एलिशा दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो एलिशा है, एलिशा का संबंध किससे है? एक ये टेस्ट है, एलिशा हो गया, बिडाल हो गया, ये सब टेस्ट होते हैं। तो बस आपको यही इतना बताना है कि एलिशा का संबंध किससे है, ठीक? चलिए, जब हम बात कर रहे थे एलिना का, तो इसका संबंध डब्ल्यूएचओ से है। अब हम देखते हैं ये एलिना है क्या? मतलब इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। तो जब आप देखेंगे, तो ये आपकी एक ई-लाइब्रेरी है। किसकी? डब्ल्यूएचओ की। ई-लाइब्रेरी ऑफ एविडेंस फॉर न्यूट्रिशन एक्शन। ये क्या है? एक डब्ल्यूएचओ की एक लाइब्रेरी है। फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। किससे संबंध है? तो डब्ल्यूएचओ से संबंध है। बाकी डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूएचओ किस क्षेत्र में कार्य करता है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? और भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में कब से कार्य कर रहा है? ये आप पिछले 3-4 दिनों से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेचक उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान था। किसका था? फाओ का था, डब्ल्यूटीओ का था, डब्ल्यूएचओ का था या फिर सीएसी का था? सीएसी नाम आप सभी ने सुना था, कहाँ पर? जब आपने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था। यही तो था आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये आई थिंक जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, हमने इस प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड नहीं किया था, तो नाम इसका ध्यान रखेंगे क्या? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। बाकी फाओ, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारा राइट आंसर सीएसी थोड़ी ना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ। तो चेचक उन्मूलन में जो सबसे बड़ा योगदान दिया गया था या बहुत बड़ा योगदान था, किसका था? डब्ल्यूएचओ का था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वचालित टैलेक्स सेवा किसके द्वारा चलाई गई थी? क्या ये निप्सिड ने चलाई थी? क्या ये यूनिसेफ ने चलाई थी? क्या ये डब्ल्यूएचओ ने चलाई थी या फिर ये फाओ ने चलाई थी? तो हमें पता है, आपने अपनी क्लास जब ली थी, थियरी की क्लास ली थी, तो भी आपने इस चीज़ को नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो हमने प्रैक्टिस सेट ज़रूर किए हैं। जो स्वचालित टैलेक्स सेवा है, इसका संबंध आपका डब्ल्यूएचओ से है। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डीडीटी फैक्ट्री। ये डीडीटी फैक्ट्री कहाँ है? क्या ये उत्तर प्रदेश में है? क्या ये पंजाब में है? क्या ये दिल्ली में है या फिर ये कोलकाता में है? तो ध्यान रखेंगे, डीडीटी जो फैक्ट्री है वो आपकी दिल्ली में है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी या इस फैक्ट्री में कार्य कौन कर रहा है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यूनिसेफ नाम है यूनिसेफ का और इसी ने ही चलाया था, डीडीटी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। यूनिसेफ ने मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कहाँ खोला? आपको पता है कि जो यूनिसेफ है, जो डब्ल्यूएचओ है, इन सब के अलग-अलग कार्य क्षेत्र हैं। तो ये जो यूनिसेफ है, ये डीडीटी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, इसका कार्य क्षेत्र है। ये मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र भी इसने खोला, वहाँ पर कार्य कर रहा है। बस बताना आपको ये है कि ये जो यूनिसेफ ने मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र खोला है, ये खोला कहाँ है? दिल्ली में खोला है, मद्रास में खोला है, कोलकाता में खोला है या फिर मुंबई में खोला है? तो ये जो इसने मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र खोला है, वो कहाँ खोला है? तो कोलकाता में खोला है। कहाँ खोला है? कोलकाता में खोला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। फूड फॉर पीस, फूड फॉर पीस अभियान किसने चलाया? मतलब भारत ने चलाया, चीन ने चलाया, अमेरिका ने चलाया या फिर जापान ने चलाया?
तो ये जो फूड फॉर पीस है, ये चलाया गया आपके अमेरिका के द्वारा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आज की चीज़ें हैं, इसमें आपको समझना और समझाना कुछ नहीं है। बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है कि फूड फॉर पीस अभियान कौन चलाया है, तो अमेरिका चलाया है, आपका आंसर राइट हो गया। नहीं पता है तो तुक्का लगाएँगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फूड फॉर वर्क अभियान किसके द्वारा चलाया गया? क्या ये भारत ने चलाया, फ्रांस ने चलाया, अमेरिका ने चलाया या फिर ब्रिटेन ने चलाया? तो ध्यान रखेंगे ये भी आपके अमेरिका के द्वारा ही चलाया गया था। फूड फॉर पीस, फूड फॉर वर्क ये दोनों ही अभियान आपके अमेरिका के द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहा जा रहा है शिशु और बाल विकास की मृत्यु दर कम करने के लिए गोबी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? आई थिंक इससे रिलेटेड हमने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन किया था। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ध्यान ये रखेंगे कि ये जो आपका गोबी अभियान है किसके लिए है? तो शिशु और बाल मृत्यु दर कम करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम है गोबी। अब ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? डब्ल्यूएचओ, फाओ, यूनिसेफ और डब्ल्यूटीओ। तो हमें पता है कि बच्चों अगर एक बच्चों के लिए काम करने की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? यूनिसेफ का नाम लेंगे, क्योंकि यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए कार्य करता है। डब्ल्यूएचओ जो है ये स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। फाओ आपका फूड से रिलेटेड है, खाद्य और कृषि में कार्य करता है। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ जो है ये विश्व व्यापार संगठन है, मतलब व्यापार के लिए कार्य करता है या व्यापार करता है, ठीक? व्यापार से इसका संबंध है। बाकी हम यूनेस्को की बात कर लेते हैं, तो जब भी हमारे वैश्विक धरोहर की रक्षा की बात आएगी, संस्कृति की रक्षा की बात आएगी, तो नाम किसका लेंगे हम? यूनेस्को का नाम लेते हैं, ठीक? एक मैकब्राइड रिपोर्ट है, जिसका संबंध किससे है? तो वो भी आपके यूनेस्को से ही है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, बस इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा कि मैकब्राइड रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ये है आपके यूनेस्को से, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है यूनिसेफ ने सन 1975 से 1985 के लिए मैरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड किसको दिया? ये थोड़ा-सा नाम ध्यान रखेंगे कि मैरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड देता कौन है? यूनिसेफ देता है, यूनिसेफ ने दिया है। कब दिया है? 1975 से 85 के लिए। किसको दिया है? क्या निन को दिया है? डब्ल्यूएचओ को दिया है? डब्ल्यूटीओ को दिया है या फिर निप्सिट को दिया है? तो जो निन है जो ये यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने जो मैरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड दिया है, वो तो दिया है आपके निप्सिट को। आप हमें ये बताइए कि ये जो निप्सिड है, ये किसके लिए कार्य करता है या किस क्षेत्र में कार्य करता है? जैसे हमने देखा कि निन क्या है? निन आपका एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान है। डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य से संबंधित है, डब्ल्यूटीओ व्यापार से। वैसे ही आप हमें बताइए कि निप्सिड का संबंध किससे है? ठीक? हम यूनिसेफ की बात करेंगे तो बच्चों को लेंगे। अगर हम आपदा राहत की बात करेंगे, तत्काल जो आपदाएँ आती हैं, उसमें राहत की बात करेंगे तो आईसीएआर की बात आती है। आईआरसीए, ठीक? अगर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यस है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक? ये है। ये जैसे आपदा हो गया, बाढ़ के समय में राहत, भूकंप के समय में राहत तत्काल पहुँचाने की अगर बात की जाती है तो इसका नाम आता है, ठीक? चलिए, वैसे ही आप हमें बताएँगे कि निप्सिड किस क्षेत्र में क्या कार्य करता है? अगर आप फुल फॉर्म भी बता देंगे तो और भी अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और आपको याद होगा कि कल की क्लास में हमने यूनिसेफ, यूनेस्को, निप्सिड इन सब के फुल फॉर्म आपको साथ ही साथ लिख दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रीडम फॉर हंगर कैंप। ये फ्रीडम फॉर हंगर कैंप किसके द्वारा चलाया गया? डब्ल्यूएचओ ने चलाया, निप्सिड ने चलाया,
डब्ल्यूटीओ ने चलाया या फिर फाओ ने चलाया था? तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम फॉर हंगर कैंप, ये आपके फाओ के द्वारा चलाया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाओ का कार्य क्षेत्र नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, मत्स्य पालन नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है या फिर वन विभाग नहीं है। तो अगर आपने फाओ के बारे में पढ़ा है तो इसकी स्थापना बता दीजिएगा। बाकी आपने इसके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है ना कि ये अर्थव्यवस्था में भी कार्य करता है, मत्स्य पालन भी इसका क्षेत्र है, वन विभाग भी इसी का क्षेत्र है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसका क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य विभाग किसका है? तो डब्ल्यूएचओ का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। फाओ का कार्य है, फाओ का कार्य क्या है? क्या सभी देशों के जीवन स्तर को निम्न करना? क्या सभी देशों की पोषण स्थिति को निम्न करना? क्या ग्रामीण लोगों में पोषण स्वास्थ्य का प्रसार करना या फिर माता और शिशु का पोषण दर घटाना है? तो हमें पता है कि ये इसमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि निगेटिव हैं। एक ही पॉइंट हमारा ऐसा है जो कि पॉजिटिव है। क्या है? कि जो फाओ है, फाओ का कार्य ये है कि ग्रामीण लोगों में पोषण व स्वास्थ्य का प्रसार करें। ठीक। बाकी सभी देशों के जीवन स्तर को निम्न करना नहीं बल्कि ऊपर उठाना है। और ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रसार शिक्षा में हमें करना क्या है? तो हमें करना तो यही था ना कि जो भी निर्धन परिवार है, ग्रामीण हैं, उनके जीवन स्तर को उठाएँ, उनके पोषण स्थिति में सुधार लाएँ, माता और शिशु के पोषण दर को घटाएँ नहीं बल्कि बढ़ाएँ। ठीक? तो आपका राइट आंसर एक ही दिया गया है जो कि है ग्रामीण लोगों में पोषण व स्वास्थ्य का प्रसार करना है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है ICAR, इसकी स्थापना कब हुई? फुल फॉर्म आप बताइए तब तक। 1920, 1925, 1929 या फिर 1940? तो जो आपका ICAR है इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। फुल फॉर्म बता दीजिएगा, आई थिंक हमने कई बार चर्चा कर रखा है। कह रहा है आपका केंद्रीय विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र। इसमें आप जब इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा या लिखा जाएगा तो इसमें एग्रीकल्चर सेंटर साइंस ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, आपको KVK ऐसे लिख दिया जाएगा। KVK का फुल फॉर्म बताइए, तो उसका फुल फॉर्म होगा कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक। इसकी स्थापना बताना है। क्या 1960 में हुई, 70 में हुई, 75 में हुई या फिर 89 में हुई? तो जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना 1989 अर्थात 1989 में हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1930 में हुई, 1940 में हुई, 1945 में हुई या फिर 1948 में हुई? तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को आपके विश्व धरोहर से संबंधित है। ठीक। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसका संबंध या फिर आपसे पूछा जाए कि ये विश्व धरोहर का संबंध किससे है? यूनेस्को से है। मैकब्राइड रिपोर्ट का संबंध किससे है? यूनेस्को से है। ठीक। इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आप एक बार यूनेस्को का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। तो यूनेस्को का थोड़ा सा फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। कल की क्लास में हमने यूनिसेफ और निप्सिड इन सभी के फुल फॉर्म को देख लिया था। फाओ हो गया, WHO तो हम कितनी बार देख चुके हैं। तो थोड़ा सा आप यूनेस्को के भी फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कल्चरल है, यानी कि आपकी संस्कृति, आपके धरोहर की रक्षा करने का कार्य किसका होता है? इसी संस्था, इसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। बाकी जब हम
विश्व धरोहर या संस्कृति की बात करेंगे तो और किसी भी संस्था से इसका संबंध नहीं बताएंगे, यूनेस्को से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यूनेस्को भारत में कब से कार्य कर रहा है? जैसे आपका WHO है, इसकी स्थापना भले ही 1948 में हुई हो, लेकिन ये भारत में बाद में कार्य करना स्टार्ट किया। वैसे ही आपका यूनेस्को भी है, इसकी भी स्थापना तो 45 में ही हो गई, लेकिन ये भारत में तुरंत से थोड़ी ना कार्य कर रहा है। क्या ये 1945 से कर रहा है, 46 से कर रहा है, 49 से कर रहा है या फिर 50 से कर रहा है? तो ये आपका 46 से कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये जो आपका यूनेस्को है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये शिक्षा को बढ़ावा देता है, संस्कृति को बढ़ावा देता है, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देता है या सभी को देता है? तो इसके फुल फॉर्म में ही नाम छिपा है, एजुकेशन आपने पढ़ा था, संस्कृति यानी कि कल्चरल आपने पढ़ा था, वैज्ञानिकता यानी कि साइंटिफिक आपने नाम सुना था। तो इसके फुल फॉर्म से ही हमें पता है कि इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति हो या फिर वैज्ञानिकता हो। इन तीनों को बढ़ावा देने का कार्य करता है कौन? यूनेस्को। या आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हमें यूनेस्को ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्या ये अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है या फिर इटली में है? तो ये जो हमारा यूनेस्को है, इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वैसे मैंने आपको बताया कि आज की जो क्लास है आपकी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना और समझाना नहीं है, बस चीज़ों को देखते चलना है। अगर आपको आंसर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। जैसे विश्व के धरोहर और पार्कों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? यूनिसेफ है, फाओ है, WHO है या फिर यूनेस्को है? तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर जब हम विश्व धरोहर या पार्कों के संरक्षण इत्यादि की बात करते हैं, तो नाम आता है आपके यूनेस्को की। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1940 में? तो देखिए, ये जो आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, अगर आपसे कभी पूछे IRCS का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन में दिया गया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, दोनों कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इससे पहले इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कार्य दोनों का एक ही है, लेकिन भारत में जो स्थापना हुई वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई उसको हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको ना तीनों डेट याद रखनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना तो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो जो आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1920 में हुई। और आपको पता है कि अगर हम इंडियन की बात कर रहे हैं तो भारत की बात है। लेकिन जो इसकी स्थापना यानी कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, वो हो गई थी 1863 से ही, 63 में ही। लेकिन जिसने अच्छे से कार्य करना प्रारंभ किया था, वो 1919 में हम नाम लिखेंगे, तो हो सकता है। अच्छा, कल मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रही थी ना कि जैसे अगर हाँ, WHO के बारे में ही हमने बात किया था और आपसे ये भी कहा था कि जैसे जब हमारे एग्ज़ाम हॉल में यानी कि लास्ट टाइम जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपका WHO है उसकी स्थापना 48 में हुई थी, ठीक? 1948 में हुई थी। लेकिन हमारे ऑप्शन में 1948 था ही नहीं, तो हमने 1945 पे लगाया था, ठीक?
तो वैसे ही जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई और वहाँ पर आपको 1919 ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा 1863 में। जैसे जैसे 1945 में डब्ल्यूएचओ का प्रपोज़ल रखा गया था, लेकिन हमारे ऑप्शन में डब्ल्यूएचओ की स्थापना पूछा गया था क्वेश्चन में और ऑप्शन में हमारे प्रपोज़ल वाली डेट रखी गई थी। सही क्या माना गया? अब आप वहाँ पे ये थोड़ी ना कह सकते थे, नहीं ये गलत है आपका 48 में स्थापना हुई थी, नहीं। हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग 45 पे टिक किया, ठीक? ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल आपको और बताते हैं। जैसे आपने 1900 ये आपका जो क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 को आया था? कब आया था? आपको पता है कि अगर आपसे पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? एक डेट है आपका 1986 नहीं दिया गया है, आपको 2020 नहीं दिया गया है, 2019 दिया गया है या 2019-20 में से एक कोई दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, चाहे हमारा 1986 दिया गया हो, चाहे हमारा ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? 1986 या 1886? तो अगर आपके डेट 3 डेट दिया गया है, तीनों में से एक कोई दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि जो 86 में आया था उसका संशोधन 19 में हुआ और लागू 20 में हुआ। तो तीनों में से कोई भी एक डेट दी गई हो तो आपको सही करना है। वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो संशोधन वाली डेट है या फिर ये तो लागू वाली डेट है, ठीक? हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा चलना होता है। हो सकता है कभी-कभी ऑप्शन भी गलत आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन गलत नहीं आते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि उस जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे आस-पास का ऑप्शन कौन-सा है उसमें लगाना होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है जैसे अभी कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था, फसाई से संबंधित था, उसमें डेट आपका दिया गया था कि लागू कब से हुआ और डेट आपका दिया गया था 2006। तो लागू तो 6 में नहीं हुआ था लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन 6 ही है क्योंकि उसमें स्थापना हुई थी या बना था, तो हमें 6 को लगाना ही लगाना था, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, जैसी आपदाओं में तुरंत सहायता पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फाओ करता है, डब्ल्यूटीओ करता है, एचओ करता है या फिर आईआरसीएस? अब देखिए, यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि इंडियन की बात कर रहा है या फिर इंटरनेशनल की बात कर रहा है। लेकिन हम तो इतना जानते हैं ना कि इसका कार्य क्या है, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत राहत कार्य पहुँचाने का कौन काम करता है? तो वो आईआरसीएस होता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन हो, इंडिया वाला हो, ठीक? तो डेट तीनों ध्यान रखेंगे। डेट आप तीनों ध्यान रखेंगे 1863 1900 सॉरी 1919 1920 ये तीनों डेट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 25। आईसीडीएस के तहत किस उम्र तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेके 8 वर्ष, 6 से लेके 14 वर्ष या फिर 3 से लेके 6 वर्ष। तो हमें पता है ना कि आईसीडीएस के तहत जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, वो दी जाती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। ये तो आपकी फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अनुभव का शंकु किसने दिया? क्या ये पियाजे ने दिया, एरिक्सन ने दिया, मैस्लो ने दिया या फिर एडगर डेल ने दिया? तो देखिए, वैसे तो हमें पता है कि अनुभव का शंकु जो दिया गया था, वो आपके डेल के द्वारा दिया गया था। लेकिन आप एक काम करिए, पियाजे, एरिक्सन और मैस्लो के सिद्धांत को लिख दीजिए बस। मतलब हमने इनसे आपका टाइम पीरियड नहीं पूछा है, ना ही इनके स्टेप पूछे हैं, कुछ भी नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि एरिक्सन, पियाजे और जो मैस्लो हैं, इनके सिद्धांत का नाम आप हमें बता दीजिए। जैसे कि अनुभव का शंकु किसने दिया? तो एडगर डेल ने दिया था। वैसे ही पियाजे ने क्या दिया, एरिक्सन ने क्या दिया, मैस्लो ने क्या दिया? पियाजे, एरिक्सन, पावलोव, मैस्लो, फ्रायड और साथ ही साथ स्किनर, ये सब
वाइगोत्स्की और कोई नाम छूट रहा है क्या? जो भी हैं, इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। वैसे मैं अगर कह रही हूँ अच्छे से पढ़ने की, तो सिर्फ़ प्रैक्टिस के माध्यम से ही नहीं, थियरी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक? चलिए, संचार माध्यम है, क्या है? अच्छा, ये जो अभी तक आपने क्वेश्चन किए 26 नंबर तक, ये सारे सेल्फ मेड क्वेश्चन थे, मतलब कि ये मैंने बनाए थे क्वेश्चन। लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो आपकी जो एससीईआरटी है उसमें तो नहीं दिया गया है, जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है 11th-12th उसमें दिया गया है। वहाँ सबसे ये निकाले हुए क्वेश्चन हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, ठीक? बात कर रहा है संचार माध्यम, रेडियो है, समाचार पत्र है, टेलीविज़न है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये तीनों के तीनों हमारे संचार माध्यम हैं। रेडियो हमारा क्या है? तो रेडियो हमारा एक श्रव्य साधन है। पहली बात तो ये तीनों के तीनों विराट जनसंपर्क के माध्यम होते हैं। जो रेडियो है हमारा, ये श्रव्य साधन है। समाचार पत्र क्या है? हमारा लिखित साधन है। लिखित में हम दृश्य कह सकते हैं, अगर दृश्य लिखित अलग-अलग नहीं है, मिक्स रहते हैं, ये आपको पता है। टेलीविज़न की बात करेंगे तो ये भी आपका एक विराट जनसंपर्क का माध्यम होता है, साथ ही साथ ये श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, ठीक? तो ये तीनों के तीनों आपके विराट जनसंपर्क में काम आते हैं, या तीनों के तीनों आपके विराट जनसंपर्क के माध्यम हैं, और ये संचार के माध्यम होते हैं। इसमें आपका कौन-सा श्रव्य है, कौन-सा दृश्य है, कौन-सा लिखित है, कौन-सा श्रव्य दृश्य साधन है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कब किया गया? 1970 में, 1972 में, 1974 में या फिर 1976 में? तो ये जो आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द है, इसका जो प्रयोग किया गया था वो 1972 में किया गया था सबसे पहले, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्थानीय रेडियो स्टेशन के संकल्पना को किसने प्रारंभ किया? क्या ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया? क्या समाज कल्याण मंत्रालय ने किया? वित्त मंत्रालय ने किया या फिर उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने किया? तो जब हम बात कर रहे हैं स्थानीय रेडियो स्टेशनों की, तो इसका संबंध ही आपको पता है किससे है? सूचना और प्रौद्योगिकी से है। तो इसकी संकल्पना को प्रारंभ कौन करेगा? यही करेगा ना, सूचना और प्रसार मंत्रालय जो है इसके द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह जिसका नाम क्या था? एडुसैट। अच्छा देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और आपके छुपा है क्या, कि भारत का सबसे पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा था? एडुसैट। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कहीं ऐसे वैसे नहीं मिले हैं, ये आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वहीं से उठाए गए हैं। इसका मतलब ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? सोचिए, अगर आपने 9th टू 12th अच्छे से पढ़ा होता, तो हम कितना क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। आपको पता होगा कि काफ़ी जो हमारे जैसे अलग-अलग राइटर की जो बुकें हैं, अलग-अलग ब्रांच के, वो तब भी काफ़ी आसान भाषा में है। लेकिन जब आप अपनी एनसीईआरटी जो बुक है, आप उसको देखेंगे, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ा-सा टफ़ है और उसके क्वेश्चन तो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, और क्वेश्चन भी उठते हैं वहाँ से, डायरेक्ट आपकी बुक से ही उठकर आपके क्वेश्चन पेपर में छाप दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में या जो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक है, उसमें जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इनको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा ये आपने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा, लेकिन आपने कुछ इस तरह से, यानी कि शिक्षा उपग्रह, इनका नाम नहीं सुना, लेकिन ये आपके बुक में थे तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। आते हैं अपने क्वेश्चन पर, कह रहा है भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह जिसका नाम एडुसैट है का प्रमोशन कब किया? अगस्त 2002 में,
मार्च 2003 में, सितंबर 2004 में या फिर नवंबर 2005 में। तो इसका जो प्रमोशन हुआ था वो सितंबर 2004 में हुआ था। किसका? भारत के पहले उपग्रह जिसका नाम एडुसैट है, इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विधियों में शामिल है? अभियान है, रेडियो और टेलीविजन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है या फिर इनमें से सभी। तो आपने पढ़ रखा है ना, इन सब का आप उपयोग करते हैं। अब चाहे अभियान हो, आपने अभियान के बारे में पढ़ा, आपने रेडियो के, तो रेडियो और आपने टेलीविज़न की हिस्ट्री भी कितनी पढ़ डाली है, कितने डेट थे, कब फ़िल्म स्टार्ट हुआ, कब रंगीन टीवी आई, कहाँ पे टीवी का आविष्कार सबसे पहले हुआ, यानी कि टीवी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, टीवी का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संचार के लाभ हैं क्या? ग्रामीण विकास में, अनौपचारिक शिक्षा में, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार में या फिर सभी में? तो प्रसार, शिक्षा या संचार का इन सब में लाभ है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है संप्रेषण में उपयोग होने वाले 7C में शामिल नहीं है। जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के इफेक्टिव 7C हैं, उनका 7C का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाता है मार्केटिंग के 4P में शामिल है, 4P में नहीं शामिल है, अपशिष्ट में शामिल है, 3R में, 4R में क्या शामिल है, 3R में क्या शामिल है, 4P में क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही आपको संप्रेषण में हम 7C का उपयोग करते हैं, इसमें से कौन-सा एक नहीं है जो कि हम उपयोग नहीं करते हैं या एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या? करेक्टनेस या कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, कैरेक्टर। तो जब हम 7C की बात करते हैं तो उसमें कैरेक्टर की बात नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे और 4 कौन से हैं? तो परेशान नहीं होना है, नाम तो आपको मिल ही जाएँगे। क्या हैं? कॉन्शियसनेस, दूसरा है आपका कॉन्क्रीटनेस, तीसरा है आपका क्लैरिटी, चौथा है आपका कंप्लीटनेस, पाँचवा है आपका कॉर्टेसी और छठा है आपका कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस और सातवां है आपका कंसिडरेशन। ये सातों नाम आप ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन बना के दे दे कि निम्नलिखित में से कौन-कौन नहीं है, तो 2 आपका अलग दे दे, 3-4 आपका इसी में से दे दे, तो आपको छाँटना रहेगा, ठीक? तो आप इसे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, कहीं न कहीं इसे नोट डाउन भी कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है और शायद शायद हमने इसकी चर्चा अपने क्लास में नहीं की है, बट मैंने आपको भेजा ज़रूर होगा टेलीग्राम पर। अगर नहीं भेजा है तो मैं आज शाम को भेज दूँगी। एक बार आप टेलीग्राम चेक कर लेना, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया गया है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। जन अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनाना। ये जो कथन कहा गया है किसका है? आर्थर डब्ल्यू पेज का है, मैकियावेली का है, थॉर्नडाइक का है या फिर बेकन का है? तो ये जो परिभाषा दिया गया है ये आपका आर्थर डब्ल्यू पेज का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। जनसंपर्क के प्रकार हैं, प्रचार करना है, संबंध बनाना है, जनसंपर्क नीतियाँ बनाना है या फिर सभी? तो आप जनसंपर्क के प्रकार क्या हैं? सभी है ना, कि हम प्रचार करें, संबंध लोगों से बनाएँ, जनसंपर्क की नीतियाँ बनाएँ, ये सब है ना? तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। जनसंपर्क के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। क्या? संगठन की सकारात्मक छवि सृजित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, उत्पादन का मूल्य तय करना या कर्मचारियों को प्रेरित करना? तो जो ये हमारा जनसंपर्क करते हैं, हम जनसंपर्क क्यों करते हैं?
जनसंपर्क इसलिए नहीं करते हैं कि हम उत्पादन का मूल्य तय करें, जबकि जनसंपर्क का उद्देश्य हमारा ये होता है कि संगठन की सकारात्मक छवि सृजित करें, उसके बारे में लोगों को बताएं, कंपनी के संकट को निपटाएं, साथ ही साथ कर्मचारियों को प्रेरित करें। हमारा उत्पादन का मूल्य बढ़ाना जनसंपर्क का उद्देश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए हैं? चार्ल्स विलियम ने बनाए, आर्थर पेज ने बनाए, निकोलस ड्यूक ने बनाए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 7 सिद्धांत, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत दिए थे वो आर्थर पेज ने दिए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? निम्न में से श्रवण कौशल का भाग नहीं है। रूपरेखा नहीं है, समझना, प्रतिक्रिया और सुनना। तो श्रवण कौशल में रूपरेखा थोड़ी ना बनाना होता है। मतलब किसी चीज को सुनने के लिए आप रूपरेखा नहीं बनाते हैं। सुनने के कौशल में समझना, प्रतिक्रिया देना, साथ ही साथ ये सुनना, ये 3 चीजें आती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, खर्च करना, बचत करना, अभिनय करना। तो विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जानकारी देना। विज्ञापन से ही तो हमारे पास जानकारी आती है। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? जानकारी देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। अभियान, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम, मुद्रण मतलब वही जो छपित सामग्रियां हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसके विधि हैं? विकास संचार के, विकास पत्रकारिता के, विकास अभियान के या फिर विकास प्रौद्योगिकी के। तो जो ये आपके अभियान हैं या रेडियो हैं, टेलीविजन है, मुद्रण जो माध्यम हैं, ये सारे के सारे आपके विकास संचार होते हैं। विकास संचार की विधियां होती हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आपने देखा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। पारंपरिक संचार माध्यमों में शामिल नहीं है। कठपुतली का खेल, लोक नृत्य, ईमेल या फिर लोक रंगमंच। तो आपको पता है ना कि कठपुतली का खेल हुआ, नाटक हुआ, लोक नृत्य हुए, लोकगीत हुए, लोक रंगमंच हुए, ये सब क्या हैं? सब पारंपरिक हैं। ये ईमेल क्या है? ये ईमेल आपका नया नहीं, मतलब पुराना नहीं है, पारंपरिक नहीं है। ठीक। चलिए अच्छा, अगर इसी में हम एक क्वेश्चन और पूछें कि निम्नलिखित संचार माध्यमों कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपका तब भी आंसर क्या आएगा? यही ईमेल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। डेंगू से बचाव के तरीकों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए? समूह संचार, जनसंचार, अंतरवैयक्तिक संचार या फिर अंतरावैयक्तिक संचार। तो जब हम बात करते हैं डेंगू से बचाव के लिए, अगर हमें कई लोगों, मतलब अधिक से अधिक विराट जन से संपर्क करना है, तो वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना ही इंटरपर्सनल और ना ही इंट्रापर्सनल होगा। क्या? जनसंचार का माध्यम हम उपयोग करेंगे, जिसमें हमारे रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये सारी चीजें आती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर। किस प्रकार के संचार में ग्राही और प्रेषक के मध्य निकटता व प्रत्यक्ष संपर्क रहता है? कहने का मतलब कि आमने सामने लोग बैठकर बात करते हैं। क्या ये आपका समूह संचार है? क्या ये आपका संचार है, जनसंचार है, अंतरवैयक्तिक है या फिर अंतरावैयक्तिक है? देखिए, अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक को हिंदी में कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो इंटरपर्सनल है इसे हम अंतरवैयक्तिक कहते हैं, और इंट्रापर्सनल जो होता है वो आपका अ, स्वयं से बात करना होता है। ठीक। तो जब यहाँ हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? इंटरपर्सनल होगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
गैर शाब्दिक संचार किस वर्ग के लिए सर्वोत्तम है? बिना बोले संचार। विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए, मूक बधिर के लिए या फिर कृषि के लिए? तो गैर शाब्दिक संचार मतलब कि बिना बोले अपने शारीरिक हाव-भाव, भंगिमाओं के माध्यम से जब हम संचार करते हैं, तो ये किसके लिए उपयुक्त होगा? जो मूक बधिर है, यानी कि जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, ठीक? तो उनके लिए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये जो आपका रामलीला है, जो नौटंकी है, इसका संबंध किससे है? जैसे हमने कल बताया था आपका कि आपसे पूछा जाता है फुलकारी का संबंध किससे है, पटोला का संबंध किससे है, बांधनी का संबंध किससे है, अल्पना का संबंध किससे है, मांडला का संबंध किनसे है, काथा का संबंध किससे है और और क्या रंगोली का चौक पूरन का संबंध कहाँ से है? तो ऐसे वर्ली आर्ट का संबंध कहाँ से है? ये बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं। लेकिन आपको याद होने चाहिए और मैं ऐसा पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी क्योंकि हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। तो वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण नृत्य भी हैं। जैसे यक्षगान का नाम कर्नाटक में आता है, गिद्दा का नाम पंजाब में आता है, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, इन सब का नाम उत्तर प्रदेश में आता है। तो इसका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। बिहू का संबंध असम से है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे डांडिया की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात से संबंध आता है ना? ऐसे ही मतलब कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य तो आपको याद होने चाहिए। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। ज़रा आप हमें बताएँगे उन आठों का नाम? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको टेलीग्राम के चैनल पर भेजा है। अगर आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्विज़ के साथ-साथ आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे काफ़ी कुछ पेज भी मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप अगर वहाँ पर टेलीग्राम जॉइन करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आपका 5 पीएम पर हर दिन प्रैक्टिस होता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं है। तो आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जो 4, 6, 10, 20 क्वेश्चन जो भी मैंने पूछे हैं, उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन ज़रूर करिए। ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।